पटाखा गोदामों और पटाखा बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ पुलिस ने अभियान छेड़ रखा है। इसी कड़ी में मोचीबाड़ा, गढ़, सुभाष चौक, नई सड़क जैसे इलाकों में स्पेशल टीम ने कार्रवाई करते हुए पटाखों के 14 गोदाम सीज कर दिए हैं। पुलिस का कहना है कि चूरू में 19 लाइसेंसधारी पटाखों के गोदाम हैं, जिनमें से 14 को सीज कर दिया गया है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण और पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए राज्य सरकार ने पटाखों के बेचने और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही इन प्रतिबंधों के उल्लंघन करने वालों पर सजा देने का भी ऐलान किया है। अगर कोई दुकानदार पटाखा बेचते हुए पाया जाएगा तो उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही अगर कोई पटाखा जलाते हुए पकड़ा गया तो उस पर 2,000 का जुर्माना लगेगा। राज्य सरकार द्वारा पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसकी खरीद व फरोख्त पर प्रतिबंध लगाया गया है। उसके राजस्थान सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक जो पटाखा लाइसेंसधारी है उनको स्टॉक को चेक किया जा रहा है। वह तहसीलदार जी के साथ उनके स्टॉक को सील किया जा रहा है ताकि उनकी बिक्री नहीं हो सके। चूरू में कुल 19 हैं, जिनमें से 4 लाइसेंसधारी काम नहीं कर रहे हैं। 14 हैं जिनको चेक करके उनके माल को है सील किया गया। पश्चिमी राजस्थान की मरुगंगा यानी लूनी नदी के दिन फिरने वाले हैं, क्योंकि नदी किनारे अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। नदी क्षेत्र में हुए बेशुमार अतिक्रमण को हटाने की ये कार्रवाई आरटीआई कार्यकर्ता सुमेर गौड़ की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट के आदेश की वजह से शुरू हुई है। बाड़मेर जिला कलेक्टर और एसपी को 18 नवंबर को कोर्ट में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई और एक्शन प्लान पेश करना है, जिसकी वजह से ये कार्रवाई शुरू हुई है। आपको बता दें कि पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बाड़मेर और जालौर से गुजरने वाली लूनी नदी सालों से बालातोरा और पाली की औद्योगिक इकाइयों के प्रदूषण की मार झेल रही है। इतना ही नहीं, इसके बहाव क्षेत्र में हुए अतिक्रमण ने भी इसकी हालत बिगाड़ दी है। लूनी नदी की इसी हालत को सुधारने के लिए सुमेर गौड़ ने याचिका दायर की थी। नारेबाजी कर रहे ये लोग बीजेपी के नेता कार्यकर्ता हैं, जो अलवर में साफ सफाई और रोड लाइट की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अलवर में प्रदर्शन कर रहे इन लोगों का कहना है कि नगर परिषद प्रशासन की लापरवाही की वजह से ना तो शहर की ठीक से सफाई हो रही है और ना यहाँ की सड़कों और गलियों में रोशनी की ठीक ठाक व्यवस्था है। बीजेपी के इन पार्षदों का ये भी कहना है कि उन्हें उम्मीद थी कि नया कमिश्नर आने के बाद शहर की समस्याएं कुछ हद तक दूर हो जाएंगी, लेकिन नए कमिश्नर सोहन सिंह नरूका के आने के बाद भी शहर की हालत नहीं बदली। इतना ही नहीं, बीजेपी पार्षदों ने तो ये तक आरोप लगाया है कि कमिश्नर ने नगर परिषद अध्यक्ष के साथ मिलकर शहर का बेहाल कर दिया है। लाइटें नहीं लग पा रही हैं, सारे पार्षद परेशान हुए पड़े हैं। यहाँ आते हैं तो कोई सक्षम अधिकारी मिलता नहीं है, चेयरमैन या मिलती नहीं है। मजबूरन होके अब आज इन्होंने प्रत्येक को इसमें जाके देख लिया, कोई अधिकारी इनकी सुनने वाला नहीं है। मजबूर होके आज इनको इस धरने पे बैठना पड़ा कि हमारे दीपावली के 3 दिन रह गए और 3 दिन में भी अगर लाइटें सही नहीं हो पाएंगी तो हम जनता को क्या जवाब दें। त्योहारों के चलते खरीदारी के लिए इन दिनों श्री गंगानगर के बाजारों में भारी भीड़ उमड़ रही है। खरीदारी के लिए आ रहे लोगों में ज्यादातर बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। बिना मास्क के बाहर निकलने से कोरोना विस्फोट का खतरा भी मंडराने लगा है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है, ऐसी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसे में श्री गंगानगर की पुलिस ने खास पेट्रोलिंग की शुरुआत की है। इस पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस बिना मास्क घूम रहे लोगों से मास्क लगाने की अपील कर रही है। साथ ही भीड़ भाड़ वाले इलाके में नो व्हीकल जोन भी बनाए गए हैं। यहाँ के एडिशनल एसपी का कहना है कि कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क पहनना बेहद जरूरी है और जो लोग ऐसा नहीं करेंगे पहले तो उन्हें समझाया जाएगा और अगर वो फिर भी लापरवाह बने रहे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लोगों में मास्क पहनने को लेकर और आगामी जो दीपावली का त्यौहार आ रहा है उसको लेकर ताकि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके और लोगों में एक विश्वास पैदा किया जा सके सुरक्षा की दृष्टि से। इस कारण से ये एसएचओ राय सिंह नगर और स्टाफ के द्वारा मार्च पैदल मार्च किया जा रहा है।
श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने अलवर के लोगों से दिवाली के दौरान खास सावधानी बरतने के लिए अपील की है। उन्होंने कहा है कि दिवाली के त्योहारों पर सभी नागरिक अपने घरों में दीप जलाकर परिवार के साथ दीपावली मनाएं। टीकाराम जूली ने लोगों से ये भी अपील की है कि हर किसी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क भी पहनना है, साथ ही इसके लिए दूसरे लोगों को भी जागरूक करना है। श्रम मंत्री ने दीपोत्सव के इस त्योहार पर कोरोना के प्रोटोकॉल की पालना करने का आह्वान करते हुए लोगों से आतिशबाजी नहीं करने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि दीपोत्सव के इस त्योहार के समय अगर लोग सजग और सतर्क रहेंगे तो कोरोना के संक्रमण का बढ़ता प्रभाव कम होगा। सभी त्योहारों में सबसे बड़ा त्योहार है हमारा, और आतिशबाजी खास तौर से इस अवसर पर हम लोग करते हैं। लेकिन अब की बार जिस प्रकार से कोरोना फैला है, जिस प्रकार से पोल्यूशन फैला है, ऐसी स्थिति में मैं अपील करना चाहूँगा सब लोगों से कि वो पटाखे न जलाकर दीपक जलाएं, जिससे कि पोल्यूशन में कमी आए और हम अपना त्योहार भी अच्छे से मना सकें। अपनी साइकिल पर पौधों के लिए रैली निकाल रहे ये लोग बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्य हैं, जिन्होंने लोकल फॉर वोकल और प्लांट फॉर प्लेनेट का संदेश देने के लिए इस साइकिल रैली का आयोजन किया है। कोटा से आई साइकिल रैली की इन तस्वीरों में साइकिलों की संख्या भले ही ज्यादा न हो, लेकिन जो संदेश लेकर ये निकले हैं वो बेहद अहम है। साइकिल रैली निकाल रहे इन लोगों का कहना है कि धरती की रक्षा और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए इस बार दिवाली पर चाहिए कि हर कोई धरती माँ के लिए एक पौधा उपहार स्वरूप लगाए। ऐसा करने से न केवल हवा साफ होगी बल्कि धरती को भी बचाया जा सकेगा। इन लोगों का ये भी कहना है कि ऐसा करने से भारत की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, क्योंकि ज्यादा पौधे लगाने से लकड़ी का ज्यादा उत्पादन होगा और ज्यादा लकड़ी के उत्पादन से चाइनीज और प्लास्टिक के सामान से मुक्ति मिलेगी। युवा साथियों ने लोकल फॉर वोकल की आवाज को बुलंद करने सहित इस दिवाली धरती माँ को पौधे का गिफ्ट करने का संकल्प लिया है, और उसी को लेकर आज कोटा शहर के सभी युवा साथियों ने संकल्पित होकर ये साइकिल यात्रा रखी है, जिसके माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिवाली पौधे लगाए जाएंगे। पिछले 11 दिनों से प्रदेश में चल रहा गुर्जर आंदोलन खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बीच आरक्षण आंदोलन की मांग को लेकर सहमति बन गई है। अशोक गहलोत और कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बीच बुधवार को हुई बातचीत में सहमति बन गई, जिसके बाद गुर्जर आंदोलन स्थगित करने का फैसला लिया गया। आज ने जो समझौता हुआ है उसको पूर्णतः इसके साथ सहमत और आशीर्वाद दिया है उसके ऊपर, और उसके बाद अब हम ये पटरी खाली कर रहे हैं। हमने ये जितनी क्लिप्स निकली थी वो क्लिप्स हमने लगा दी। आपको बता दें कि सब कमेटी और गुर्जर संघर्ष समिति के बीच 6 बिंदुओं पर सहमति बनी है, जिसके मुताबिक राज्य सरकार अति पिछड़ा वर्ग में दिए गए 5% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने को लेकर केंद्र सरकार को एक बार फिर पत्र लिखेगी। पिछले आंदोलन में मारे गए 3 लोगों के आश्रितों को सरकारी नौकरी मिलेगी, साथ ही 5-5 लाख की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। एमबीसी वर्ग के 1252 अभ्यर्थियों को नियमित वेतन श्रृंखला के समकक्ष समस्त परिलाभ दिया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले 11 दिन से चल रहे आंदोलन की वजह से 5 जिलों में 12 दिन से इंटरनेट बंद था। 1200 रोडवेज बसें नहीं चली। इस दौरान करीब 70 ट्रेनों का मार्ग भी बदला गया, साथ ही आधा दर्जन ट्रेनें कैंसिल भी कर दी गई थी। यूं तो पिता की मौत के बाद पगड़ी बांधने की रस्म पुत्र अदा करते हैं। पगड़ी बांधने का मतलब होता है अब परिवार की सारी जिम्मेदारी उनकी होगी, वही परिवार के मुखिया होंगे। लेकिन बदलते वक्त के साथ अब पीढ़ियों से चली आ रही पुरातन परंपराओं में भी बड़ा बदलाव आने लगा है। ये तस्वीर भी उसी बदलाव की निशानी है। ब्यावर में पिता की मौत के बाद समाज ने पुत्री के सिर पर पगड़ी बांधकर परिवार की जिम्मेदारी सौंपी। आपको बता दें कि यहाँ के प्रताप नगर इलाके में 68 साल के ओम प्रकाश कारकवाल का निधन हो गया था। ईंट का कारोबार करने वाले ओम प्रकाश का बेटा भी नहीं था। वे अपनी चारों बेटियों को ही बेटों के समान समझते थे।
सीमा, ऋतु, पूनम और हर्षा ने भी अपने पिता को पुत्र की कमी खलने नहीं दी। पिता की मौत के बाद पुत्रियों ने ही उनके अंतिम संस्कार की रस्म निभाई। पिता की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारी संभालने का दायित्व सौंपे जाने की रस्म के रूप में बांधे जाने वाली पगड़ी भी सीमा गारवाल ने अपने सिर पर बांधी। सीमा के इस हौसले और समाज की इस पहल की अब पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है। और अब 20 मिनट 20 खबर में बात करते हैं दूसरे प्रदेश की खबरों की। गुजरात के दाहोद में एक हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में एक यात्री का पैर फिसल गया, जिसके बाद वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसकर घिसटने लगा। इससे पहले वो ट्रेन वहां से गुजरती नजर आई। इस दौरान वो यात्री ट्रेन के रुकने का इंतजार किए बिना ही उतरने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी पैर फिसलने से वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया। उसे मुसीबत में देख एक आरपीएफ जवान भी उसके पीछे भागा, लेकिन ट्रेन बढ़ती ही रही। हालांकि उस जवान ने यात्री को नहीं छोड़ा और उसके साथ दौड़ता रहा। जल्द ही ट्रेन भी रुक गई, जिसके बाद जवान ने उसे खींचकर बाहर निकाला और ट्रेन में दोबारा चढ़ा दिया। अयोध्या में 13 तारीख को होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। पिछली बार दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान अयोध्या के घाटों पर दियों को जलाने का रिकॉर्ड बनाया गया और इस बार उस रिकॉर्ड को तोड़ने की तैयारी की जा रही है। बताया गया कि दीपोत्सव कार्यक्रम में 5,51,000 दिए जलाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वहां कॉलेजों के छात्रों की मदद भी ली जा रही है। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक घाट पर कुछ छात्र राम मंदिर के नए मॉडल की तरह दियों को सजाते नजर आए। सबसे बड़ी बात, चूंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है तो दिए रखे जा रहे हैं। यहाँ छात्राएं, आप देखिए अवध विश्वविद्यालय की छात्राएं यहाँ पर बाकायदा दियों को रख रही हैं। और इसके अलावा कार्यक्रम के लिए कई कारीगर एक विशेष रथ बनाने के काम में भी जुटे हैं। बताया गया कि इस रथ पर दीपोत्सव के दिन राम दरबार की झांकी निकाली जाएगी। ये राम दरबार का रथ है, उसपे यानी राम दरबार में माता सीता और भगवान राम मौजूद होंगे, लक्ष्मण और हनुमान मौजूद होंगे, तो उसी तरह ये रथ तैयार किया जा रहा है। अयोध्या में 13 नवंबर को होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे, इसलिए प्रशासन वहां पूरे जी-जान से तैयारियों में जुटा है। दिवाली और छठ पूजा पर यूपी और बिहार जाने वाले लोगों के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खास तैयारी की गई है। स्टेशन पर भीड़ की वजह से यात्रियों को होने वाली परेशानियों से बचाने के लिए रेलवे ने वहां टेंट लगवाए, जिनमें लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखने के अलावा टिकट काउंटर की भी व्यवस्था की गई है, ताकि लोगों को टिकट लेने के लिए लंबी लाइन में न लगना पड़े। टेंट में खाने पीने के काउंटर, टीवी और मोबाइल चार्ज करने की भी सुविधा दी गई है। यही नहीं, यात्रियों को ट्रेनों के बारे में जानकारी देने के लिए अलग से पूछताछ केंद्र बनाए गए। एक बोर्ड लगाया गया है जिसमें सभी ट्रेनों के बारे में अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पर जानकारी दी जा रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए किए गए इंतजामों का रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने टेंट में मौजूद यात्रियों से बातचीत की और उनसे कोरोना नियमों के पालन करने की अपील की। सबसे अनुरोध ये है कि वो लोग रिजर्व टिकट लेके ही स्टेशन पे आए। ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्रियों के सामान की सुरक्षा के लिए वहां आरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है। मुंबई में दिवाली की खरीदारी करने के लिए घरों से बाहर निकले कई लोग कोरोना से बचाव के नियमों को भूल गए। खरीदारी के लिए वहां के ज्यादातर बाजारों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी और वहां से सामने आई क्रॉफर्ड मार्केट की तस्वीरें भी कुछ वैसी ही नजर आईं। बाजार में एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाना तो छोड़िए, कई लोग तो बिना मास्क के भीड़ में घूमते नजर आए। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह रही कि कई दुकानदार भी बिना मास्क लगाए सामान बेचते नजर आए। यहाँ पर ऐसी भीड़ लगी है जैसे मानो कोरोना अभी है ही नहीं। हालांकि मुंबई बीएमसी की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से लोगों को बार बार ये सूचना दी जाती है कि कोरोना में 2 गज की दूरी और मास्क पहनना जरूरी है। लोगों को समझाने के लिए वहाँ पुलिस के कुछ जवान और बीएमसी के कुछ कर्मचारी भी तैनात रहे, लेकिन त्योहार की खरीदारी के लिए पहुंचे लोगों में कोरोना का जरा भी डर नहीं दिखा। हालांकि मुंबई की नगर पालिका बीएमसी ने दावा किया कि वो बाजारों में भीड़ को काबू करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। जहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है और कौन से समय भीड़ होती है, ये भी हमने अभ्यास किया है। उसमें अभी हमने हमारी टीम वहाँ पे तैनात कर रखी है। मुंबई लंबे वक्त तक देश के बाकी शहरों के मुकाबले कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा, इसलिए वहाँ के बाजारों में जुटने वाली भीड़ ने फिर से बीएमसी की चिंता भी बढ़ा दी। पश्चिम बंगाल में लंबे वक्त के बाद कोरोना नियमों के तहत लोकल ट्रेन सेवा को फिर से बहाल कर दिया गया। राज्य में करीब 8 महीने पहले कोरोना महामारी की वजह से ये सेवाएं रोक दी गई थी, लेकिन कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आने के बाद राज्य में लोकल ट्रेन सेवा को शर्तों के साथ शुरू कर दिया गया। इसके लिए रेलवे की तरफ से कई तरह की तैयारियां की गई। कोलकाता स्टेशन से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में टिकट खिड़की के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर गोल घेरे बने दिखाई दिए, जिनमें खड़े होकर लोग टिकट लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। स्टेशन पर भीड़ संभालने के लिए आरपीएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया।
करीब 8 महीने बाद लोकल ट्रेन सेवा शुरू होने से यात्री भी खुश नजर आए। ट्रेन चालू हो गया तो बहुत अच्छा, मैं टाइमली ऑफिस पहुंच जाएगा। इसी तरह उत्तर 24 परगना के नैहाटी रेलवे स्टेशन पर भी लोग कोरोना नियमों का पालन करते देखे गए। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोरोना से बचने के लिए सभी लोग मास्क लगाए भी नजर आए। लखनऊ में प्रदूषण से निपटने के लिए प्रशासन ने खास अभियान चलाया, जिसके तहत शहर के कई इलाकों में पानी का छिड़काव किया गया। दिवाली की आतिशबाजी से पहले ही लखनऊ के कुछ हिस्सों में प्रदूषण काफी बढ़ गया, जिससे निपटने के लिए नगर निगम के कर्मचारियों ने मोर्चा संभाला और शहर के अलग अलग हिस्सों में पानी का छिड़काव किया। कई जगहों पर पानी छिड़कने के लिए टैंकर काम पर लगाए गए। रोड की धुलाई हो रही है, चौराहे की धुलाई हो रही है, प्रदूषण में कमी आएगी। इतना ही नहीं, दिवाली के मौके पर शहर की हवा और जहरीली न हो, इसका भी ध्यान रखा गया। इसके लिए लोगों से पटाखे नहीं जलाने की अपील की गई। राज्य के कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने भी बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताई और इसकी रोकथाम के लिए लोगों को तरीका भी बताया। अगर आपका दफ्तर 5 किलोमीटर के दायरे में है तो निश्चित रूप से साइकिल का उपयोग करें। इस अभियान के तहत साफ सफाई पर भी जोर दिया गया। पानी का छिड़काव कर शहर के सभी चौराहों, सड़कों और पेड़ पौधों पर जमी धूल हटाई गई। देश के कई राज्यों में बढ़ते प्रदूषण के बीच उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक छात्र ने हवा को साफ करने वाला रोबोट तैयार किया। 11वीं में पढ़ने वाले इस छात्र ने अपने दोस्त के साथ मिलकर यह अनोखा रोबोट बनाया, जो किसी एयर प्यूरिफायर की तरह ही हवा में मौजूद प्रदूषण के कणों को सोख कर उसे साफ करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस इस रोबोट में एयर क्वालिटी को मापने वाले कई सेंसर और एक एयर फिल्टर भी लगाया गया है। सेंसर पहले हवा में खतरनाक कणों का पता लगाते हैं, जिसके बाद वो रोबोट एयर फिल्टर के दोनों तरफ लगे पंखों के जरिए उन कणों को अंदर खींच लेता है। अगर काफी हार्मफुल दिखा रहा है ह्यूमन बीइंग के लिए तो एयर प्यूरिफायर अपने आप स्पीड तेज कर देगा। दावा किया गया कि ये रोबोट काफी तेजी से हवा को साफ करता है और इसे फोन से भी चलाया जा सकता है। चलिए 20 मिनट 20 खबर में आप बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। बीच बचाव के बाद आखिरकार आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच पिछले 40 दिन से जारी जंग खत्म हो गई। शांति समझौते का पालन कराया जा सके, इसके लिए रूस ने नागोर्नो कराबाख में अपने सैनिक भी भेज दिए, जिन्हें सैनिक साजो सामान ढोने वाले विमानों के जरिए नागोर्नो कराबाख के लिए रवाना किया गया। करीब 2000 सैनिकों की इस शांति सेना के साथ वहां टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और दूसरे हथियार भी भेजे गए। बताया गया कि ये सेना नागोर्नो कराबाख को आर्मेनिया से जोड़ने वाले हाईवे और कई दूसरे विवादित इलाकों की निगरानी करेगी। Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах. दोनों देश 2 दिन पहले ही इस शांति समझौते पर राजी हुए थे। इस समझौते के तहत नागोर्नो कराबाख के जीते हुए इलाके अजरबैजान को दे दिए गए। यही नहीं, आर्मेनिया को कुछ दूसरे विवादित इलाके भी अजरबैजान को सौंपने पड़े। इस तरह पूरे दक्षिणी नागोर्नो कराबाख पर एक तरह से अजरबैजान का कब्जा हो गया, जबकि बचा हुआ उत्तरी हिस्सा आर्मेनिया के पास रह गया। ऐसे में इस समझौते को सीधे तौर पर अजरबैजान की जीत और आर्मेनिया की हार के तौर पर देखा गया, क्योंकि इस जंग में आर्मेनिया को न सिर्फ अपना कब्जा छोड़ना पड़ा बल्कि उसकी सेना को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। यही नहीं, अजरबैजान की सेना ने उसके कब्जे वाले कई अहम इलाकों को छीन लिया था और वो तेजी से नागोर्नो कराबाख की राजधानी स्टेपनाकर्ट की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन इस समझौते की खबर मिलते ही आर्मेनिया में गुस्सा भड़क उठा। राजधानी येरेवन में तो गुस्साए लोगों ने सरकारी दफ्तरों पर हमला बोल दिया। भीड़ एक दफ्तर में घुस गई और तोड़फोड़ शुरू कर दी। लोगों ने इसे जंग में जान गंवाने वाले सैनिकों का अपमान बताया और प्रधानमंत्री पर पीछे हटने का आरोप लगाया। दूसरी तरफ अजरबैजान में इस समझौते के बाद जश्न शुरू हो गया। राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव के ऐलान के साथ ही राजधानी बाकू में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और जश्न मनाने लगे। लोगों ने गाड़ियों पर सवार होकर शहर का चक्कर लगाया और अजरबैजान के साथ तुर्की के भी झंडे लहराए। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने के बाद जबरदस्त बवाल शुरू हो गया। राष्ट्रपति मार्टिन विस्कारा पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, जिसके बाद संसद ने उन्हें महाभियोग चलाकर पद से हटा दिया। लेकिन संसद के इस फैसले के बाद वहां जोरदार हंगामा शुरू हो गया। सियासी संकट के बीच राजधानी लीमा में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, जिनकी वहां तैनात पुलिस से झड़प हो गई। राष्ट्रपति के हटाए जाने का विरोध कर रहे लोगों ने संसद की तरफ मार्च शुरू कर दिया, लेकिन वहां तैनात पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागते हुए उन्हें दूर खदेड़ दिया। पुलिस की सख्ती से वहां भगदड़ मच गई। इस बीच संसद ने मार्टिन विस्कारा की जगह मैनुअल मरीनो को नया राष्ट्रपति चुन लिया। लेकिन लोग इस पर और भड़क गए। नए राष्ट्रपति का संसद के बाहर ही विरोध शुरू हो गया। गुस्साए लोग संसद के अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। हालांकि वहां तैनात पुलिस ने किसी तरह उनको रोक लिया। इस दौरान भीड़ और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की और हाथापाई भी हुई।
मेक्सिको के तबास्को में भीषण बाढ़ की चपेट में आने से 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि सैलाब ने वहां के हजारों लोगों को बेघर कर दिया। एटा तूफान के साथ हुई तेज बारिश की वजह से वहां की कई नदियों में उफान आ गया, जिसकी वजह से तबास्को के कई इलाके भीषण बाढ़ की चपेट में आ गए। पानी ने चारों तरफ अपना डेरा जमा लिया। सड़कें और गलियों के तो नामो निशान तक मिट गए। कई मकान सैलाब में इस कदर डूब गए कि सिर्फ उनकी छतें ही बाहर की तरफ निकली दिखाई दी। ऐसी एक छत पर 2 लोग पनाह लेते नजर आए। कुदरत के इस प्रकोप के बीच राहत बचाव की टीमें पूरी तरह मुस्तैद दिखी। नावों की मदद से उन्होंने पानी में फंसे कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। una zona de las más afectadas, de donde hay comunidades aledañas. बाढ़ की वजह से हजारों लोगों को अपना घर बार छोड़कर राहत शिविरों में रहने को मजबूर होना पड़ा। इन शिविरों में उनके खाने पीने और इलाज का पूरा इंतजाम किया गया। बताया गया कि करीब 50 साल बाद वहां सैलाब ने इस कदर तबाही मचाई। ग्रीस के क्रीट द्वीप पर तेज बारिश के बाद आई बाढ़ ने वहां काफी तबाही मचाई। हालात को देखते हुए वहां के प्रशासन ने लोगों को घरों से बाहर न निकलने की सख्त हिदायत दी। 1 महीने के अंदर यह तीसरी बार है जब वहां बाढ़ ने दस्तक दी। और इस बार भी सैलाब ने क्रीट द्वीप को तहस नहस कर दिया। पानी की तेज लहरें सब कुछ अपने अंदर समेटकर उसे अपने साथ बहा ले जाने को आमादा दिखी। बाढ़ में इलाके की सभी सड़कें डूबी नजर आईं। रास्तों पर सैलाब का पानी नदियों की तरह बहता दिखा। पानी का बहाव इतना तेज था कि उसके सामने वहां का एक पुल टिक नहीं पाया और वो टूटकर पानी में बह गया। उफनती लहरों ने भारी भरकम पेड़ों को भी जड़ से उखाड़ फेंका। लोगों के घर बार, सामान, गाड़ियां सब सैलाब में समाये नजर आए। बर्बादी के इस मंजर के बीच खुदाई करने वाली कई मशीनों को राहत के काम में उतारा गया, लेकिन पानी की प्रलय के सामने उन्होंने भी घुटने टेक दिए। अमेरिका में हाइपरलूप का पहला मानव परीक्षण कामयाब रहा, जिसे वर्जिन हाइपरलूप नाम की एक कंपनी ने लास वेगस के रेगिस्तान में अंजाम दिया। हाइपरलूप ट्यूब के अंदर हाई स्पीड ट्रेन चलाने की एक तकनीक है, जिसके पहले मानव परीक्षण में कंपनी के 2 बड़े अधिकारियों ने हिस्सा लिया और जैसे ही यह अनोखा सफर शुरू हुआ, उनके चेहरों पर मुस्कान बिखर गई। ये ट्रायल वहां के लास वेगस शहर में किया गया। दोनों अधिकारियों को सबसे पहले कैप्सूल की तरह दिखने वाले हाइपरलूप पॉड में पूरे एहतियात के साथ बिठाया गया। लगभग 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार के साथ इस पॉड ने महज 15 सेकंड में 500 मीटर की दूरी तय कर ली। मंजिल पर पहुंचने के बाद दोनों यात्रियों ने इस सफर को बेहतरीन अनुभव बताया। दावा है कि हाइपरलूप तकनीक से चलने वाली ट्रेन 1000 से 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है। फिलहाल इस परीक्षण में सिर्फ 2 लोगों के बैठने के लिए ही बने पॉड का इस्तेमाल किया गया, लेकिन जल्द ही ऐसे कई हाइपरलूप पॉड बनाए जाएंगे जिनमें 25 से 30 यात्री बैठ सकेंगे।